हाँ जी, सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अमेजिंग क्लास ऑफ सीए इंटर लॉ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 14, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ। चलो जी फटाफट से वीडियो को पूरी देखने से पहले कर दो लाइक। जो लाइक करेगा ना उसका आईयूएस वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, पता है तुमको। आज मैंने सुबह ही बोल दिया था, भगवान से। चलो सुनेंगे। खुद का प्लेन नहीं है भाई मेरा। चलो कह रहे ऐसी फर्स्ट फैकल्टी है जिसका खुद का प्लेन है। नहीं है भाई, मेरा प्लेन नहीं है, ठीक है। राइट आ जाए, यस। चलो लेट्स स्टार्ट। प्लेन नहीं, पूरी एयरलाइंस है। नहीं अभी नहीं है, ले लेंगे बाद में, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, सुनेंगे, पढ़ लो नालायकों, पेपर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आईयूएस है। तुम लोगों ने आईयूएस रिवाइज कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने आईयूएस रिवाइज नहीं किया है, आई वुड सजेस्ट यू प्लीज गो टू द रिवीजन वीडियो ऑफ इंटरप्रिटेशन। मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाली वीडियो देखो, तुमको वो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड यू कैन रेफर द नोट्स एज वेल, उसमें बहुत प्यारे नोट्स भी हैं, वो टेलीग्राम में डले हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम में जाओ, वो नोट्स डाउनलोड करो, ट्रस्ट मी यू विल लव दैट चैप्टर। मतलब अगर तुमको अभी तक भी कभी आईयूएस समझ में नहीं आया है, प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, वो रिवीजन देखो। मुझ पे ना विश्वास हो, उसके कमेंट्स खोलना एक बार, नीचे तुमको कमेंट्स में वास्तविकता पता चलेगी। सच्ची में वो जो 1.5-2 घंटे आप दोगे ना उस चैप्टर को, 1 की स्पीड पे देखना, बट लाइक इट विल बी वर्थ इट। तुमको लगेगा यस हमने 2 घंटे इन्वेस्ट करे, बट वो चैप्टर बहुत सॉलिडली कवर हो जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, पढ़ेंगे जरा। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है सर? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, सोहेल जो है एक डायरेक्टर है एक कंपनी का, नॉट बीइंग पर्सनली कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड फाइनेंशियली या अदरवाइज, किसी भी तरीके से इस बंदे का कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, इन अ मैटर ऑफ अ प्रपोज्ड मोशन प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के सामने कोई मैटर प्रेजेंट हुआ, उस पर रेजोल्यूशन पास होना है, और इस बंदे का कोई भी उसमें कुछ भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज नो सच इंटरेस्ट, ठीक है।
डिड नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट ऑल्दो ही हैज नॉलेज दैट हिज सिस्टर इज इंटरेस्टेड, जबकि इस बंदे को पता था कि इसकी जो सिस्टर है वो इंटरेस्टेड है। ये खुद इंटरेस्टेड नहीं था बट इसकी सिस्टर इंटरेस्टेड थी। इन दैट प्रपोजल ही रिस्ट्रेन्स फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट ऑन द प्रिजम्पशन दैट ही इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू डिस्क्लोज एनी इंटरेस्ट एज ही इज नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड। इसको पता था इसकी सिस्टर इंटरेस्टेड है बट फिर भी इस बंदे ने क्या करा, इसने बोला कि छोड़ो ना, क्या ही कोई हमको डिस्क्लोजर देना है, कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्क्लोजर की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो खुद थोड़ी इंटरेस्टेड है। उसने सोचा मैं खुद थोड़ी इंटरेस्टेड हूं, मेरी तो सिस्टर इंटरेस्टेड है, तो मैं खुद इंटरेस्टेड तो हूं नहीं, तो मुझे कोई डिस्क्लोजर भी नहीं देना। He made his presumption relying on the rule of literal construction, यानी कि इसने कौन सा रूल फॉलो करा? रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। की लिटरल इंटरप्रिटेशन बोल रही है इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू हैव टू डिस्क्लोज। अब वो बंदा खुद तो इंटरेस्टेड था नहीं बट उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंटरेस्ट तो था। To explain the scope of interpretation under this rule in the given situation, decide whether the decision of Sohail is correct or not। नहीं, वो डिसीजन करेक्ट क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। अब ये क्वेश्चन को समझना जरा। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन ये बोलता है कि सर रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन जो है ना, मैंने आज जितने क्वेश्चंस उठाए हैं ना, वो क्वेश्चंस जो हैं एज इट इज रिपीट हो या ना हो, बट ये टॉपिक्स, जिन जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देके जरूर रखना। ठीक है, एक्स्ट्रा फोकस देके थोड़ा जरूर रखना। ठीक है अब सुनना जरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि वो जो बंदा है ना, वो बंदे का खुद का इंटरेस्ट नहीं था बट उसकी सिस्टर का इंटरेस्ट था, फिर भी उसने क्या नहीं करा? फिर भी उसने डिस्क्लोज नहीं करा। तो क्या वो बंदा ऐसा करने में सही था या गलत था? आपको रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन की सहायता से ही आंसर बताना है। आपको ये नहीं पूछ रहा वो कि ये वाले टॉपिक में आपको वो ये पूछ रहा है बताओ रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं, उसने बोला एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर दिस रूल इन द गिवन सिचुएशन। इसी सिचुएशन में ये वाला रूल कैसे अप्लाई होना है वो बताओ। ठीक है, वो हमको बताओ। तो हियर दे आर नॉट आस्किंग कि आप रीजनेबल इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हो, या फिर कोई बच्चा बोल रहा है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस लिखना है। नहीं, आप समझो उसने क्या बोला है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये वाला रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्या हम ब्रॉडर सेंस पे इंटरप्रेट करते हैं या नैरोअर सेंस पे इंटरप्रेट करते हैं? कई बार जब इंटरप्रिटेशन दो आ रही होती है तो हम देखते हैं कि हमको ब्रॉडर सेंस पे चीजों को इंटरप्रेट करना चाहिए जिससे कि पर्पस अचीव हो, पर्पस डिफीट ना हो। अगर पर्पस डिफीट हो रहा है, अगर आप एक नैरो इंटरप्रिटेशन ले रहे हो और उससे पर्पस ऑफ द लॉ डिफीट हो रहा है, तो फिर हम नैरो इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड कर देते हैं और आपकी जो क्या बोलते हैं ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन होती है वो आपको लेनी चाहिए। ऑल्दो आप लिटरली इंटरप्रेट करो बट आपको ऐसे ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी इंटरप्रिटेशन फॉलो करूं, नैरो वाली फॉलो करूं या ब्रॉड वाली फॉलो करूं। अब अगर मैं यहाँ पे नैरो वाली इंटरप्रिटेशन फॉलो करता हूं और ये सोच के चलता हूं कि मेरा अगर खुद का इंटरेस्ट होता तो मैं डिस्क्लोज करता, बट अगर मेरी सिस्टर का इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड तो हूं। और लॉ ने डिस्क्लोजर देने के लिए क्यों बोला था? लॉ ने डिस्क्लोजर देने के लिए इसलिए तो बोला था ताकि अगर तुम किसी मैटर में इंटरेस्टेड हो तो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि भाई तुम इंटरेस्टेड हो। तो अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव भी इंटरेस्टेड है तो भी तुम्हें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यानी इंटरप्रिटेशन सिर्फ अपने ऊपर मत समझो, उसको ब्रॉडली देखो कि ये चीज ये ब्रॉडर सेंस में हम देखेंगे कि क्या ये इंटरप्रिटेशन मुझे पर्पस को डिफीट तो नहीं होते हुए दिखा रही। मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि ब्रॉडर वाली अगर मैं नैरो वाली इंटरप्रिटेशन ले रहा हूं तो उससे मेरा पर्पस जो है वो डिफीट हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर है तो उसको साइड में छोड़ो और फिर ब्रॉड सेंस पे चीजों को इंटरप्रेट करो, वो आपको आंसर लिखना है। दे आर नॉट आस्किंग कि यहां पर आपको रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लगाना पड़ेगा या कौन सा रूल लगेगा वो बताओ। उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है आप हमें ये बताओ ये वाला जो रूल आपको दिया है हमने रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, इसका स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन समझाओ। दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो आराम से अगर कभी देखो केस बेस्ड क्वेश्चन आए तो ऐसे पढ़ना जरूर कि वो क्या पूछ रहा है। गॉट इट? एक बात और समझना, वन थिंग मोर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। इस बार जैसे पेपर में क्वेश्चन आया था तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज क्या होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग वाला, और दूसरा उन्होंने पूछ लिया था वो क्या बोलते हैं विदाउट प्रिजुडाइस क्या होता है। ठीक है, तो दो चीजें उन्होंने पूछी थी, एक तो नॉट विथ स्टैंडिंग वाला और एक विदाउट प्रिजुडाइस वाला। और मेरे को पर्सनली जो लग रहा है, मैंने बोला ना, मैंने इस पूरे पीडीएफ के अंदर वो टॉपिक्स पकड़े हैं जो मुझे लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकते हैं, वो वाले टॉपिक्स वाले। ठीक है, जैसे प्रोवाइजो में बहुत लास्ट अटेम्प्ट में भी मैं बहुत ऐसा पीछे पड़ा हुआ था कि प्रोवाइजो आ जाए, प्रोवाइजो आ जाए, तो प्रोवाइजो आ सकता है। एजस्डम जनरस इस बार आ सकता है। हिडन रूल वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वो आ सकता है। ठीक है, इंटरनल एड्स में से काफी सारी चीजें जैसे एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रोवाइजो मैंने बोला आ सकता है। ठीक है, और आपका प्रियम्बल दे कैन आस्क ऑल्सो, बट
सेकंड प्रायोरिटी है थोड़ा सा प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। ये वाले जो पॉइंट है इंटरनल एड वाले, एक्सटर्नल एड वाले में एनालॉगस एक्ट वाला जो पॉइंट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स दे कैन आस्क। और यहां पर ये थोड़े से जो दो चैप्टर है, देखो जीसीए फिर भी एक लॉ है, उसमें फिर भी लिख लोगे अच्छे से, ठीक है। बट आईयूएस ना पूरा सब्जेक्टिव हो जाता है, मतलब उसमें आपकी जितनी अच्छी कंटेंट लाइक ऐसा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, राइटिंग बहुत अच्छी, राइटिंग मतलब नॉट हैंड राइटिंग, इफ यू आर एबल टू राइट द आंसर वेरी वेल, तो वहां पर मार्क्स मिलेंगे आपको। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस पढ़ के जाने पड़ेंगे और इधर उधर करके क्वेश्चन को फ्रेम करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चा एक रूल को अपने तरीके से लिख के आएगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको एज इट इज लिखना है। मैं ये नहीं बोल रहा बुक का पूरा छापो, एक तो कई बच्चों को ऐसा लगता है पूरा का पूरा वही छाप दे रहे हैं। भाई तुम आंसर मिलाओ और सजेस्टेड उठाओ, ठीक है। सजेस्टेड में और जो मैं इधर आंसर लिखवा रहा हूं, देश जहान का फर्क है, ठीक है। आप उसको बहुत सिंप्लीफाई करके लिख रहे हो। एग्जैक्टली ऐसा ही छापना हो ना, तो एक एक क्वेश्चन के आंसर 3-3 पेज में जाएंगे जो सजेस्टेड में दे रखे हैं। दूसरी बात, हम सोचते हैं कि हम लॉ के पेपर को बिल्कुल ही इजी कर दें, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लिख के सर आपने तो इतनी इंग्लिश लिख दी, हम ऐसे कैसे याद रखेंगे। तो भाई याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप लॉ का पेपर लिखने जा रहे हो, आप हिंदी का पेपर नहीं लिखने जा रहे हो। आपको वहां पे ग्रामर नहीं लिखनी है, या कोई बीकॉम का पेपर नहीं चल रहा है कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अब लॉ के पेपर में अगर लॉ नहीं लिख के आओगे, थोड़ा तो वैसा लिखोगे। अब आप चाहते हो नहीं मैं तो बिल्कुल ही ना लिखूं, 2 लाइन में लिखूं, 4 लाइन में लिखूं, क्वेश्चन खत्म हो जाए, मार्क्स मिल जाए मुझे 5 में से 5, तो वो तो नहीं पॉसिबल ना। तो एटलीस्ट आप एग्जैक्ट सजेस्टेड कॉपी नहीं मारोगे, बट उसको फ्रेम तो करोगे अपने तरीके से। थोड़ा सा तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अगर बिना ही नहीं लिखोगे, बिल्कुल ही नहीं लिखोगे मतलब वो लैंग्वेज, तो फिर मार्क्स थोड़ी मिलेंगे यार। इफ यू आर राइटिंग दैट मच प्लेन, ये इंग्लिश का ऐसे थोड़ी लिखना अपने को यहाँ पे। तो जिन लोगों को ऐसी गलतफहमी है ना, प्लीज ये चीज को दूर करो कि सर मैं याद तो देखो करना पड़ेगा। अब आप बोलो याद कैसे करूं, मैं पढ़ाई कैसे करूं, तो भाई ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ ना, ये तो फिर बेतुका सवाल हो गया कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, मैं याद कैसे करूं। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है कि मैं याद कैसे करूं। याद तो करना पड़ेगा। अब आपको लगता है ठीक है किसी को 2 बार में याद होता है, आपको 3 बार में याद हो जाएगा, बट आप 3 बार पढ़ो ना फिर उसको। आपको लगता है मेरे को चीजें 3 बार में याद हो रही हैं, 4 बार में याद हो रही है, तो अकॉर्डिंगली प्लान की मेरे को किस चीज पे कम टाइम देना है, किस चीज पे ज्यादा टाइम देना है, उसके हिसाब से उस चीज को याद करो और याद करके पेपर में लिखो उसको। बट अगर हम ये बोलने लग जाएंगे कि सर ये तो मुझसे याद ही नहीं होगा, तो फिर तो वो याद भी नहीं होगा, ठीक है। और बिना याद करे आप सोचो मैं कुछ भी लिख के आऊं और मुझे मार्क्स मिल जाए, तो आईसीआई इतना दयालु नहीं है कि आप कुछ भी लिखोगे और मार्क्स मिले। आपको क्वालिटी कंटेंट तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम इधर जो आंसर लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं सजेस्टेड से, तो ऐसा नहीं है। आप पूरा बेयर एक्ट उठा के देखोगे तो फिर तो तुम ऐसा बावली हो जाओगे कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है इसका आंसर वैसे लिख के आना है क्या। नहीं, वैसे नहीं लिखना। यू कैन राइट इट ऑन इन योर ओन लैंग्वेज, बट प्लीज थोड़ा सा कंटेंट क्वालिटी पे काम करो। जब तक कंटेंट क्वालिटी पे काम नहीं करोगे आप मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे, ठीक है। बस फर्क इसी चीज का है। और राइटिंग प्रैक्टिस इसीलिए ही होती है कि आपको समझ में आए कि इतना तो लिखना है, ठीक है। आप सजेस्टेड नहीं लिख पा रहे, सजेस्टेड मैं बोलता भी नहीं कि एग्जैक्टली सजेस्टेड की तरह आंसर लिखो, बट प्लीज सी कुछ जगहों पर आपको कुछ चीजें तो लिखनी जरूरी हैं, बिकॉज यू आर राइटिंग द एग्जाम ऑफ लॉ। तो लॉ को लॉ की तरह लिखा जाता है, लॉ को हिंदी की तरह नहीं लिखा जाता, ठीक है। चलो ये सुमित दास के बाद में बात करेंगे। लिखो आंसर इधर मेरे साथ। अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, लिखो। और देखो ये एक आंसर एक जजमेंटल आंसर है, मैं बोल रहा हूं ना, ये अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, मेन कंटेंट सेम रहेगा। आप उसको जितना इंग्लिश में लिख पाओगे, जितना और रिफाइन करके लिख पाओगे, उसको थोड़ा सा उतना और रिफाइन करके लिख लेना, ठीक है। रूल तो वही रहेगा ना, रूल का मीनिंग नहीं बदलेगा, रूल का मीनिंग तो सेम ही लिखना आपको। लिखो रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, या लिटरल कंस्ट्रक्शन लिख लो। इन्होंने कंस्ट्रक्शन लिखा तो हम भी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, व्हेन द वर्ड्स ऑफ अ लॉ, व्हेन द वर्ड्स ऑफ अ लॉ आर क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। अब आप बोलते हो सर ये वाले वर्ड हम कैसे लिखेंगे, ये टफ वर्ड है, हम कैसे याद करें, आप तो छाप रहे हो। आप कह रहे हैं भैया ये क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस, आपको या तो ऐसे लिख दो आप। अनएम्बिग्यूअस का मतलब ही होता है कि समथिंग विच इज क्लियर, जिसमें कोई वेगनेस नहीं है, आप लिख दो क्लियर एंड नॉट वेग। अब वेग याद कर लो या तो, या एम्बिग्यूटी याद कर लो, कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा।
अब अगर आप इतना भी याद नहीं करोगे तो मैं बोल रहा हूं फिर देन यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस इन द राइट वे, आप सही तरीके से फिर नहीं पढ़ रहे हो. क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, देन these words must be interpreted. Then these words must be interpreted in natural sense. In natural sense. And the courts should not adopt. And the courts should not adopt any hypothetical interpretation. Any hypothetical interpretation. This is called rule of literal interpretation. This is called rule of literal interpretation. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन. ठीक है, आगे लिखना. लैटिन मैक्सिम क्या होती है इसकी? एब्सोल्यूटा, सेंटेंशिया, एक्सपोजिटोर, नॉन इंडिजेट. अब ये याद करनी पड़ेंगी. स्टेट्स दैट an absolute sentence do not need an expositor. That is, plain words do not need explanation. अब ये वो लाइंस हैं जो आपको आंसर में लिखनी है. प्लेन वर्ड्स डू नॉट नीड एक्सप्लेनेशन. प्लेन वर्ड्स में आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है बेटा? ठीक है सर, आगे ध्यान देंगे. समटाइम्स सिचुएशन अराइज and we have to choose out of narrow interpretation and broader interpretation. Narrow interpretation and ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन. कभी कभी हमको नैरो इंटरप्रिटेशन फॉलो करनी पड़ती है, कभी कभी हमको ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन फॉलो करनी पड़ती है. ठीक है? ठीक है सर. इफ नैरो इंटरप्रिटेशन defeats the purpose of law, then it must be set aside and broader interpretation must be followed. And a broader interpretation must be followed. अब क्वेश्चन पे आ जाओ. इफ वी टॉक अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ कंपनी in proposed matter, then we must follow broad interpretation. We must follow the broad interpretation. तो आपको broad interpretation जो है वो फॉलो करनी चाहिए.
a full disclosure without reservation and suppression of any person or relatives like mother, father, sister, brother, son, daughter, etc. must be done to shareholders. And material facts must be disclosed to them. And material facts must be disclosed to them. और material facts उनको disclosed होने चाहिए. In given case, Sohail, that is director of company, didn't disclosed his interest in matter placed before board meeting in which his sister was interested. जिसमें उसकी सिस्टर इंटरेस्टेड थी. Because he was not personally interested. So here, this narrow interpretation will defeat the purpose of law. So, broader interpretation is to be followed, and accordingly matter is to be disclosed, and interest, and accordingly sister's interest is to be disclosed. And accordingly sister's interest is to be disclosed. अब मुझे बताओ, ये पूरा आंसर हमने बना के लिखा, ठीक है? क्या तुमको इसमें कुछ भी डिफिकल्ट लगा? यू फाउंड एनीथिंग डिफिकल्ट? इतना आंसर तो बना के लिखना पड़ेगा ना बाबू. ये ऐसे नहीं लिखोगे अगर, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? और ये कंटेंट की गेम है, ये 2 चैप्टर में यही कंटेंट गेम है, तो इसको छोड़ना क्यों है? फ्री के मार्क्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे आंसर होते हैं, आप आराम से लिख लोगे. मैं 10, 40, 50 के आसपास. सिंपल, वेरी इजी सर, वेरी इजी. चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. आ जाओ जी. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं? आयुष एंड विपुल आर द गुड फ्रेंड्स एंड परसुइंग सीए कोर्स. दोनों बंदे जो है, वो दोनों दोस्त हैं, वो दोनों सीए कर रहे हैं. While doing group studies for the paper of corporate and other law, अच्छा, they are confused about the provision of section 3 of the Companies Act. Section 3 provides that a company may be formed for any lawful purpose. और दोनों कंफ्यूज हो गए इस मे पे. ये वर्ड मे का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे हमको मे को मैंडेटरी लेना चाहिए या डायरेक्टरी लेना चाहिए? मैंडेटरी कौन सी फोर्स होती है? मैंडेटरी फोर्स होती है शैल. डायरेक्टरी कौन सी फोर्स होती है? डायरेक्टरी फोर्स होती है मे, जहां पे आपके पास डिस्क्रिशन होती है. जहां पे आपके पास क्या होती है? डिस्क्रिशन होती है.
तो आपको बताना है कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लिखो द वर्ड शैल is used for something which is mandatory, whereas may is used for something which is not mandatory. may यूज होता है उस चीज के लिए जो कहीं ना कहीं मैंडेटरी नहीं है। ओ, but there are the cases where may is read as shall and shall is read as may। और सर केसेस होते हैं जहां मे को शैल की तरह पढ़ा जाता है और शैल को मे की तरह पढ़ा जाता है। लिखना आयुष एंड विपुल are confused in the language used in the Companies Act 2013 section 3 that whether the word may is to be considered as directory और मैंडेटरी। हम लोग ये कंफ्यूज्ड हैं कि उसको डायरेक्टरी फॉलो करें या मैंडेटरी फॉलो करें। वी शुड फॉलो इट डायरेक्टली, वी शुड कंसीडर इट डायरेक्टली और डायरेक्टरी और मैंडेटरी। हम उसको ऑप्शनल माने या मैंडेटरी माने। तो लिखो इट कैन बी सेड दैट the word may here so used shall be taken as mandatory। नहीं, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो इट कैन बी टेकन एज अ मैंडेटरी, it can be taken as a mandatory course because it will never be allowed that a company can be incorporated as per law for an unlawful object। for an unlawful object। ठीक है सर। तो in this case the word may
शैल बी, ये यहां शैल मत लिखना, फिर कंफ्यूजन होगी कौन से शैल की बात चल रही है. द वर्ड मे इज टू बी read as shall and this may will have a mandatory force. This may will have a mandatory force. Got it? Got it, sir. Gotcha. क्लियर है? क्लियर है सर. क्वेश्चन लिखे जा रहे हो नालायक, लाइक कर दो, शर्म करो, लाइक करो. क्या हमको यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी बोलेंगे यस और नो. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. चलो इसके बाद आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, और ये मुझे लग रहा है आ सकता है पेपर में, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दोबारा आपको पूछा करवाने का. एडजस्टम जेनरिस का क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा, इसने पूछा बताओ कौन से 3 ऐसे केस हैं जहां पर एडजस्टम जेनरिस अप्लाई नहीं होगा. बट इसका पेपर में दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक व्हाट आर द कंडीशंस विच आर टू बी फुलफिल्ड सो एज टू अप्लाई द एडजस्टम जेनरिस. एडजस्टम जेनरिस अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी. तो अगर आपको कंडीशन वाला पॉइंट याद हो जाता है तो एक्सेप्शन वाला बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा. ठीक है, एडजस्टम जेनरिस बोलता है क्या? एडजस्टम जेनरिस ये बोलता है कि जो आपके जो वर्ड्स होंगे, तो पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हैं, फिर उसके बाद कुछ जनरल वर्ड लिखा है, तो जो जनरल वर्ड का मीनिंग होगा इट विल बी इंटरप्रेटेड इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक वर्ड. आपको जनरल वर्ड का मीनिंग स्पेसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में लेना होता है. दिस इज कॉल्ड एडजस्टम जेनरिस. कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है दैट देयर इज व्हाट इज द डिफरेंस सर बिटवीन एडजस्टम जेनरिस एंड नॉसिटरस ऑसिस. सर दोनों तो सेम ही है. आप एडजस्टम जेनरिस में बोलते हो कि ऐसे मीनिंग निकालो, नॉसिटरस ऑसिस में आप बोलते हो अपने एसोसिएटेड वर्ड से मीनिंग निकालो. दोनों में फर्क है बाबू. दोनों में फर्क यह है कि जो एडजस्टम जेनरिस है, एडजस्टम जेनरिस ये बोलता है दैट देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म, स्पेसिफिक टर्म, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है, उसके बाद जनरल टर्म है. जनरल टर्म शेल बी इंटरप्रेटेड इन रिलेशन टू द दैट स्पेसिफिक टर्म. और उधर तो वो ये बोलता है कि आपके एसोसिएटेड वर्ड्स से आपका इंटरप्रिटेशन निकलेगा. दोनों में चीजें अलग अलग हैं. दोनों में चीजें अलग अलग हैं. ठीक है, तो दोनों रूल सेम नहीं है. नॉसिटरस ऑसिस इज डिफरेंट रूल एंड एडजस्टम जेनरिस इज डिफरेंट रूल. चलो लिखो, एडजस्टम जेनरिस मींस, पहले आप इसका मीनिंग लिखना है. एडजस्टम जेनरिस का मीनिंग क्या होता है? हाँ हाँ, वेपन वाले एग्जांपल यूज कर सकते हैं हितांशु. यस, एडजस्टम जेनरिस मीन्स, आप इसका मीनिंग लिखोगे ना वो वहीं समझ जाएगा, आपको आंसर पता है. एडजस्टम जेनरिस मीन्स ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज. पहले तो इसका मीनिंग लिख दो, ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज. ठीक है लिखो, वेयर specific words related to a class or category are followed by general words. Specific word followed by general word. Then the general words shall be interpreted as related to things of same kind covered in the specific words. ठीक है, ठीक है सर. It is a wider principle of interpretation. And this rule
should not be applied. This rule should not be applied. ये रूल अप्लाई नहीं होगा where the language of law is clear. अगर जो लैंग्वेज है वो क्लियर है तो फिर ये लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होगा. सॉरी, अर्जेंट कॉल. इसका मतलब और एक बार बता दो एडजस्टम जेनरिस का. एडजस्टम जेनरिस का मतलब ये होता है बाबू कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड लिखे हैं, जैसे मान ले ऐसे लिखा है डॉग, कैट, रैट. ठीक है, डॉग, कैट, रैट. रैट तो नहीं आएगा, कैट, डॉग, कैट, मान लो रैबिट. ठीक है, अब यहां लिखा है एटसेट्रा. तो ये एटसेट्रा में क्या आएगा, व्हाट इज कवर्ड इन एटसेट्रा. तो एटसेट्रा के अंदर आपको इसी से सेम काइंड रिलेट करना पड़ेगा. अब इसके अंदर क्या लाइन कवर हो सकता है? नो, इसके अंदर लाइन कवर नहीं होगा. क्यों? बिकॉज ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं. तो अगर वो डोमेस्टिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो आप डोमेस्टिक कवर करोगे ना, वाइल्ड एनिमल थोड़ी कवर करोगे. वो होता है एडजस्टम जेनरिस, जब सेम काइंड से रिलेट करके आप उसके अंदर कवर करते हो चीजें. तो उसमें पेट एनिमल्स की बात हो रही तो पेट वाले कवर करो. आगे लिखना, देयर आर सर्टेन सिचुएशन. देखो थोड़ा गेम ना लैंग्वेज की होती है, आप कैसे आंसर को फ्रेम कर रहे हो वही मैटर करता है. देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हेन रूल ऑफ. अब तुम लोग पता क्या करते हो, मान लो उसने केस पूछा, बताओ कौन से केस में एडजस्टम जेनरिस नहीं लगेगा. तुम आंसर फर्स्ट ए बी सी डी, खत्म. पहले ऊपर ये लाइन लिख दोगे तो बेटर रहेगा ना. देयर आर सर्टेन सिचुएशन व्हेन रूल ऑफ एडजस्टम जेनरिस इज नॉट एप्लीकेबल. इज नॉट एप्लीकेबल विच आर गिवन एज फॉलोज. ये लाइन लिखने से कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारा आंसर थोड़ा सा और इंप्रेसिव हो गया कि तुमने एक पहले पॉइंट रखा, फिर उसके बाद आगे तुम 3 पॉइंट लिखोगे, 4 पॉइंट लिखोगे. लिखो फर्स्ट, इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल एज वेल एज द फॉलोइंग टर्म इज ऑल्सो जनरल. जो पहले चीजें लिखी हैं वो भी जनरल है, जो बाद में लिखा है वो भी जनरल है, तो फिर स्पेसिफिक तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आप कहां से कवर करोगे. सेकेंड, व्हेन द स्पेसिफिक वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल कैटेगरी. When the specific word exhaust the whole category, अगर आपने जो स्पेसिफिक वर्ड लिखे उससे पूरी कैटेगरी खत्म हो गई है तो फिर क्या करोगे. When the specific words so written are diverse in nature, are diverse in nature. जैसे मान लो तुमने लिखा डॉग, तुमने लिखा इधर इसके बाद बाइक, तुमने इधर लिखा लिपस्टिक, तुमने क्या लिखा डॉग, बाइक, लिपस्टिक, और फिर यहां पे क्या लिख दिया
एटसेट्रा। अब इस एटसेट्रा में मैं क्या कवर करूं? ये जनरल वर्ड, जो तीनों जनरल वर्ड हैं, ये जनरल वर्ड अलग अलग है, ये जनरल वर्ड तीनों अलग अलग हैं। तो भैया फिर यहां पे डाइवर्सिटी है ना, फिर इसको कवर कैसे करेंगे? तो यहां पर आपका एग्जिस्टम जनरस नहीं लगेगा। ठीक है, किसने 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 कितनी की सिचुएशन पूछी थी? 3 सिचुएशन, तो हमने लिख दी 3 सिचुएशन, बहुत है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आया था मेरे पेपर में, दिस वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन माई एग्जाम। और यहां क्या पूछा था अभी बताता हूं। सुनेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इफ इट इज डिफाइंड एज, अगर मान लो आपको एक डेफिनेशन दी गई है और वो डेफिनेशन में कुछ ऐसी डेफिनेशन दी गई है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी का मतलब ये होता है, तो ये डेफिनेशन दी गई है। पर्सन इंक्लूड्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने बोला ये डेफिनेशन आपको दी गई है, आपको बताना है कि इनका स्कोप और इनका नेचर क्या है। जो दो डेफिनेशन आपको ऊपर बताई है, उनका क्या स्कोप है, उनका क्या नेचर है, लिखो। The definitions of the words, the definition of the word in the definition section, in the definition section may be either restrictive, जिसको आप ब्रैकेट में लिख के बोल सकते हो एग्जॉस्टिव, और इंक्लूसिव, नहीं रेस्ट्रिक्टिव और एक्सटेंसिव। देखो एक चीज बताऊं, जब आप रेस्ट्रिक्टिव लिखोगे तो साथ में एक्सटेंसिव लिखना, अगर एग्जॉस्टिव लिखोगे तो इंक्लूसिव लिखना। सर की फर्क पैदा है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये हो जाता है ना, वो वैसा वाला हिसाब हो गया, ऐसे लिख रहे हो मैन एंड गर्ल, तो बॉय एंड गर्ल चलता है, मैन एंड विमेन चलेगा, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा ऐसा एज सच, बट एक थोड़ा सा रहता है कि आपने बेटर लिखा उसको। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव लिख रहे हो तो इंक्लूसिव लिखना, रेस्ट्रिक्टिव लिख रहे हो तो साथ में फिर एक्सटेंसिव लिखना। ओ हाँ, ओ आगे लिखो। when a word is defined as means, जब किसी डेफिनेशन को मीन्स से शुरू होते हुए देखते हैं हम, तो वो क्या होती है? एग्जॉस्टिव। देन सच डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, देन सच डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव। ठीक है, ठीक है सर। एंड the meaning of that word, the meaning of that word is restricted, the meaning of that word is restricted to the meaning given in the definition. तो जो डेफिनेशन में मीनिंग दिया बस उतना ही मीनिंग होता है, उसमें कुछ और इंक्लूड नहीं होता। When a word is defined as includes, so it is a inclusive definition. So it is a inclusive definition. वो क्या होती है? inclusive definition होती है। ठीक है, so it is a inclusive definition and the meaning is not restricted. The meaning is not restricted. The meaning is not restricted to the meaning given in the definition.
to meaning given in definition. Rather, it will have extensive meaning. मतलब और भी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं. हमने एग्जॉस्ट नहीं कर दिया उसको, हमने एग्जॉस्ट नहीं करा उसको. ठीक है, आगे लिखेंगे. सो as per above discussion, it can be stated that definition of company is restrictive and exhaustive. मतलब वो exhaustive है. That the entity which is incorporated under Companies Act 2013 or any previous company law is to be treated as company only. और सेकेंड आप लिखोगे द डेफिनेशन ऑफ पर्सन. यहां पे कंपनी पूरा लिखना, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव. डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज इंक्लूसिव इन नेचर. डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज इंक्लूसिव इन नेचर as it has wider scope to include the other terms in definition. और भी चीजें उस डेफिनेशन के अंदर कवर हो सकती हैं. Got it? Got it. Yes, Krishna. क्लियर? बोलो. क्लियर एकदम? यस सर, एकदम क्लियर है. यस सर, एकदम क्लियर है. चलो, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर सर. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. ये प्रोवाइजो वाला क्वेश्चन भी सिर्फ मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मुझे प्रोवाइजो वाली चीज डिस्कस करनी थी. और फिर ये बोल रहे हैं प्रोवाइजो, एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज में अंतर बताओ क्या होता है. तो ये भी मैं चाहता हूं कि एक बारी मैं तुमको बता दूं. ये भी मैं आपको चाहता हूं कि मैं एक बार आपको बता दूं प्रोवाइजो, एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज में क्या फर्क होता है. दिस आई ऑल्सो वांट टू टेल, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आ सकता है पेपर में, तो प्लीज इसको अच्छे से करके जाना. ठीक है. प्रोवाइजो क्या होता है? जनरली प्रोवाइजो किसी चीज की एक्सेप्शन क्रिएट करता है. ठीक है. क्या सर प्रोवाइजो कभी भी सेक्शन का दायरा बढ़ा सकता है, नया प्रोविजन क्रिएट कर सकता है? नहीं. क्या प्रोवाइजो को हम एज अ सेपरेट प्रोविजन रीड करेंगे? नहीं. बट देयर आर द केसेस वेयर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट प्रोवाइजो को आप एक सेपरेट प्रोविजन की तरह रीड करते हो. ठीक है. प्रोवाइजो, एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज में फर्क क्या होता है? प्रोवाइजो क्या करता है? पहले एक्सेप्शन समझो. एक्सेप्शन क्या करता है? एक्सेप्शन क्या करता है? जो ऊपर वाला जनरल रूल लिखा है उसकी एक्सेप्शन क्रिएट करके रख देता है. ये एक लॉ है, उसने बताया ऐसा 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 होगा, उसने एक्सेप्शन लिख दी, इस केस में नहीं होगा. दिस इज एक्सेप्शन क्लॉज. प्रोवाइजो क्या करता है? प्रोवाइजो एक्सेप्शन क्रिएट करता है, बट उसके लिए अलग से केस भी बताता है. मतलब जैसे मैंने बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी कंपनी के ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, बट देयर आर एक्सेप्शन. 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो नहीं होगा. ओके, एक्सेप्शन बना दी. प्रोवाइजो का एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लो ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर एक प्रोविजन लिखा हुआ है, हर एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे, 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होंगे. बट नीचे उसके प्रोवाइजो दिया गया, प्रोवाइडेड दैट अगर आप एसआर पास कर लो तो 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो उसने एक अलग केस भी बताया कि ऐसा करके कर लोगे तो ये पॉसिबल है. तो प्रोवाइजो क्या करता है? एक्सेप्शन क्रिएट करता है और फिर उसका एक अलग केस बता देता है. ठीक है, उसका एक अलग केस बता देता है. और जो एक्सेप्शन होता है ना, एक्सेप्शन क्या करता है? एक्सेप्शन सिर्फ एक्सेप्शन क्रिएट करता है. सेविंग क्लॉज क्या करता है? सेविंग क्लॉज का काम ये होता है कि जैसे आपको पूरे एक्ट में कहीं पर कोई राइट मिला हुआ है, कोई प्रिविलेज मिला हुआ है, तो ये उसको सेव कर देता है. जैसे मैं इसका भी एग्जांपल देता हूं सेविंग क्लॉज का. आप सेक्शन 61 उठा के देखोगे तो सेक्शन 61 बात करता है कि आपको अगर मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज चेंज करना है, कैपिटल क्लॉज का ऑल्टरेशन करना है, तो आपको ओआर पास करना होता है. जबकि सेक्शन 13 बात करता है मेमोरेंडम में कुछ भी ऑल्टर करना है तो एसआर पास करो. अब ज्यादा डिफिकल्ट क्या पास करवाना है, एसआर या ओआर? डेफिनेटली एसआर. एसआर में तुम्हें 75% वोट्स फेवर में चाहिए,
ओआर में तो तुम्हें सिंपली मेजॉरिटी चाहिए, तो विच इज मोर डिफिकल्ट टू पास, एसआर। बट अगर एक सेक्शन तुम्हें प्रिविलेज दे रहा है, तुम्हें राइट दे रहा है कि तुम ओआर पास करके कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हो, तो डोंट यू थिंक इट इज गुड? बट ये तो बोल रहे हैं मेमोरेंडम में कुछ भी चेंज होगा तो एसआर पास करो। इसीलिए आप देखना सेक्शन 13 के स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई है, क्या? सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61। सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61 मतलब 61 जो तुम्हें राइट दे रहा है उसको सेव एज कर दो, उसको प्रोटेक्ट करके रख लो। उस वाले केस में वो फॉलो होगा, एक्सेप्शनल केस क्रिएट कर दिया और वो राइट प्रोटेक्ट हो गया आपका। तो है एक तरीके से तीनों एक्सेप्शन ही, प्रोवाइजो से भी एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, एक्सेप्शन से भी एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, और सेव एज वाले क्लॉज से भी आपका कुछ और अलग सीन बैठ रहा है। बट सेव एज वाले से आपका एक राइट प्रोटेक्ट हो जा रहा है। प्रोवाइजो वाला क्या कर रहा है? एक्सेप्शन क्रिएट करके अलग से केस बता दे रहा है, ऐसा कर लो। एक्सेप्शन इज जस्ट एक्सेप्शन। आई होप द थ्री थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन तीन चीजों में कि क्या होता है। ठीक है, लिखो लिखो। Proviso is used. Proviso is used to accept something or qualify something stated in law which will be covered in its purview if proviso was not given. तो प्रोवाइजो क्या करता है? जनरल रूल में से कुछ चीज काट के अलग करके रख देता है। अगर ये चीज हम अलग ना करते, प्रोवाइजो अलग ना होता, तो ये चीज भी नॉर्मल रूल के अंदर कवर हो जाती, तो हम उसको अलग करके रख देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रोवाइजो। प्रोवाइजो is not generally interpreted as stating a general rule. Proviso to a particular provision. Proviso to a particular provision only covers the field which is covered by main provision. ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइजो, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज लिखें। फर्स्ट, exception. It is intended to restrict the enacting clause to particular case. देखो एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन बोल रहा है भाई हम तेरे को ये केस बता देंगे, इन केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, काम खत्म, दैट इज एक्सेप्शन। बट प्रोवाइजो क्या करता है? इट इज यूज्ड टू रिमूव स्पेशल केसेस। ये उसमें से स्पेशल केस हटाता है और बताता है इनके लिए ऐसा करना है। It is used to remove special cases from general enactment. From general enactment, ये बहुत मुझे लग रहा है आ सकता है यार, आना चाहिए, आईसीआई को पूछना चाहिए। And provide for them specially, और उनके लिए स्पेशली आप अलग से प्रोवाइड करो, प्रोवाइड फॉर देम स्पेशली। ठीक है,
ठीक है सर। और थर्ड क्या था? सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज, सेविंग क्लॉज क्या बोलता है? सेविंग क्लॉज बोलता है इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रॉम destruction of certain rights or privileges already existing, already existing, certain rights and privileges already existing। लिख लो फटाफट और मुझे बोलो डन डना डन डन। ओके चले, आई विल पोस्ट आफ्टर द क्लास। चलो, एंड एक ये हिडन रूल वाला है, ठीक है। तो ये हिडन रूल वाला क्वेश्चन भी जो है ये मैंने सिर्फ पीडीएफ में डाल दिया है कि हिडन रूल पूछ सकते हैं। तो हिडन रूल वाला क्वेश्चन जो है वो आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि हिडन रूल आया नहीं है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हिडन रूल आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूं, कोई और मेरे को लग रहा है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। May 25 की एक राइटिंग प्रैक्टिस होगी, इसमें आपको ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। एक बार जरा ये वाली पूरी जो पीडीएफ है ना ये जरूर करके जाना, मतलब जो आज क्वेश्चन कराए एक तो वो कर लेना, और जो आपको मैंने ये May 25 वाली जो पीडीएफ है प्लीज एक बार ये सारे कर लेना। यस, वही होता है मिसचीफ, रूल ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ रूल बोलते हैं ना हिडन रूल को, इज सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। और मेनली क्या है ना, मिसचीफ रूल वाले में, हिडन रूल वाले में वो चार क्वेश्चंस के बेसिस पे ये रूल है, और एक ये लाइन कि हमको वैसी इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए विद सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। मतलब ये दो लाइनें, ये दो चीजें लिखनी आपको आंसर में जरूरी है, इसी में मार्क्स मिलेंगे। वो चार क्वेश्चंस आपको लिखने एज इट इज, और उसके बाद एक ये लाइन को हाईलाइट करके लिखना है, सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आप वो नहीं लिखोगे तो फिर बेकार है। ये रहा, मैंने एज इट इज लिखवा रखा है, कोई बड़ा आंसर नहीं है। आप यहां से हेल्प लेना और ये क्वेश्चन को एज इट इज लिखना। In the language, if the language of law is giving more than one interpretation, the most established rule for interpretation is Hayden rule or mischief rule. According to Hayden rule, the interpretation is to be done in such a manner which shall suppress the mischief and advance the remedy. मैं प्लीज आपको बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ये लाइन लिखना मत भूलना, इसको अंडरलाइन करके आना पूरा, इसको अंडरलाइन करके आना। उसके बाद ये चार क्वेश्चन लिखोगे एज पर सुप्रीम कोर्ट। हिडन रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द वर्ड यूज्ड इन द लॉ आर एम्बिगुअस एंड कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। अब देखो यहां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बट यस में आंसर सेम है उसका। वो क्या पूछ रहा है, मिसचीफ रूल क्या होता है, हिडन रूल क्या होता है, और वो चार चीजें बताओ जो आप कंसीडर करते हो हिडन रूल लगाते समय, तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, पता ये भी मैं बोल रहा हूं आपको, ये मैंडेटरी डायरेक्टरी पूछ सकता है, बट ये आई थिंक अभी शायद May 25 में ही पूछा था मैंडेटरी डायरेक्टरी वाला, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं पूछ सकता, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूं ना, और चीजें भी काफी सारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ठीक है सर, जी सर, क्लियर है बेटा। प्रीएम्बल और ये डिक्शनरी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन कर लेना, एक बार जरूर से कर लेना, हो सकता है ये आपसे पूछ ले, ठीक है। ये हिस्टोरिकल सेटिंग फॉरेन डिसीजन। सर एक बात बताओ, क्वेश्चन थर्ड में फर्स्ट पॉइंट, ये May 25 वाली पीडीएफ प्लीज एक बार रेफर करके और जो क्वेश्चन इसमें है वो कर लेना। ये वाला मैं आपको दे रहा हूं, ये आप सेल्फ लिखोगे, आंसर मैंने आपको हिंट दे दिया उधर पूरा पढ़वा के, ठीक है। सेल्फ यू हैव टू राइट। थर्ड क्वेश्चन में क्या था भैया, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट सेम है क्या? थर्ड का फर्स्ट और थर्ड हमने सेम लिख दिया। अच्छा, क्या लिखा ये, इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल एज वेल। अरे नालायक लल्लू, ये बोल रहा है कि अगर प्रीसीडिंग टर्म और जनरल टर्म, मतलब जो ये टर्म लिखी है ये भी जनरल है, ये टर्म लिखी है ये भी जनरल है,
तो दोनों ही जनरल है, तो फिर स्पेसिफिक कुछ तो है ही नहीं, तो मैं किसको किससे इंटरप्रेट करूं। और ये बोल रहा है कि सारी टर्म्स आपस में अलग अलग हैं, वर्ड स्पेसिफिक लिखे हुए हैं बट वो स्पेसिफिक वर्ड्स एक दूसरे से अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो फिर मैं उनको किस सेंस में आगे इंटरप्रेट करूं। अब मैं बोल दूं एक तरीके से, एक बंदे का वेट है, एक बंदे की हाइट है, एक बंदे की एज है, अब मैं बोलूं इनका एवरेज करो, तो तुम बोलोगे इसका एवरेज कैसे होगा। एक बंदे का वेट है, एक बंदे का हाइट है, एक बंदे का एवरेज है, एंड वेयर द स्पेसिफिक वर्ड एग्जॉस्ट द होल कैटेगरी। अगर मान लो कुछ स्पेसिफिक वर्ड लिखे हैं और उन्हीं से पूरी कैटेगरी खत्म हो जाती है, तो उसके आगे एटसेट्रा लिखना या एंड अदर्स लिखना बेवकूफी है। अगर मान लो जैसे मैंने बोला जेंडर का एग्जांपल ले लो, अब आपने जेंडर लिखा मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर एंड अदर्स, अब अदर्स में थोड़ी कुछ आएगा, तो यहां पे अगर ये एग्जॉस्ट हो गई कैटेगरी, तो फिर आगे जो जनरल टर्म आप लिख रहे हो उसका कोई सेंस ही नहीं रह जाता, फिर आप एडजस्टम जनरस लगाओगे कैसे। तो इसलिए दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है सर, चलो। अरे नहीं रे, अरे बाबू फर्स्ट का एग्जाम्पल इज लाइक ऐसे लिख दिया, कार्स एंड बाइक्स। अब बाइक्स अपने आप में एक जनरल टर्म है, कार अपने आप में एक जनरल टर्म है, तो जो दो जनरल टर्म्स हैं आप उनको एक साथ कैसे इंटरप्रेट करोगे। कौन सा कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ वाला क्वेश्चन है। कहां घूम रहा है तू जिमित, वापिस आजा वापिस आजा, वापिस आना है बेटा, भारत में वापिस आना है, पता नहीं कहां घूम रहा है, पता नहीं कौन सी दूसरी दुनिया में खोया हुआ है, क्या ही लिखे जा रहा है पता नहीं। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया इसने पता नहीं। ये नालायक अभी अभी हमने करा है, एडजस्टम जनरस का क्वेश्चन की बात चल रही है। और थर्ड वाले में वो जनरल वर्ड नहीं बोल रहा, स्पेसिफिक वर्ड लिखे हैं बट अलग अलग लिखे हैं। आई हैव रिटन क्रेटा, क्रेटा इज एन स्पेसिफिक नेम ऑफ द कार, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहां पे पल्सर, मैंने यहां पे लिखा लिंक बॉल पेन, ठीक है, एचपी कीबोर्ड। ये सारी टर्म्स स्पेसिफिक हैं बट अलग अलग है, तो एंड अदर्स लिख दूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगा किससे रिलेट करूं भाई। कोई गाड़ी की बात हो रही है, कोई इसकी बात हो रही है, कोई इसकी, तो दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलो। तो टुमारो विल बी द लास्ट सेशन दैट वी विल डू फॉर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो तुमने आज इतने सारे लोगों ने लाइव आके धूम मचाई है, ठीक है, मजा ही आ गया, मैं बोल रहा हूं एकदम बढ़िया। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, चलो। सो इफ यू लर्न समथिंग न्यू, समथिंग गुड, समथिंग वेल, देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सारे लोगों के साथ शेयर कर देना, एंड बस ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, टेक केयर।